हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू आरपीएससी शंकल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आरपीएससी सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2024 के लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी एग्जाम जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें लगभग 2 मंथ का अभी टाइम शेष है। तो इस 2 मंथ में एक बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है उस पर आज हम बात करेंगे। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं उससे पहले आपके साथ अपना एक निजी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने यूपीएससी का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस समय मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स पढ़ने की थी। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ूं ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मेरे पढ़े हुए से बाहर से ना आए। तो उस समय मैंने ज़्यादा कंटेंट पर फोकस किया। परिणाम स्वरूप में ज़्यादा चीज़ों का रिविजन नहीं कर पाया और उस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किए। मैंने जहां पहले सोर्स ऑफ क्वालिटी पर फोकस नहीं किया था और सोर्स ऑफ क्वांटिटी पर फोकस किया था, तो बाद में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला और सोर्स ऑफ क्वांटिटी की बजाय सोर्स ऑफ क्वालिटी पर ज़्यादा मैंने फोकस किया और वो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहा। वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत बढ़िया साबित हुई। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अब आपको जो 2 महीने शेष बचे हैं एग्जाम में उसमें जो आपका सिलेबस है उसको कवर अप करना है। उसके बाद में आप अभी जिस रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं उसको ही आपको पढ़ना है। कंटेंट आपको अब बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपसे चाहे कितना भी कहे कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इस बुक को छोड़कर दूसरी बुक पढ़नी चाहिए, अब आपको कंटेंट बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जब एक नई बुक को पढ़ते हो तो वहाँ आपको बहुत सारी चीजें नई जो आपने ऐसा लगता है कि पहली बार आपने वो चीजें पढ़ी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक कंफ्यूज क्रिएट करने का काम होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जिस सोर्स को आप फॉलो करें उसी को पढ़ना है। दूसरी बात कि आपका जितना भी सिलेबस बाकी है उसको तो आपको कवर अप करना ही है। इसके साथ साथ आपको जो आरपीएससी के लगभग 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आपको एनालिसिस करना, उनको सोल्व करना है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हो तो एमसीक्यूज में आप अपनी तैयारी को परखते हो कि आपने जो पढ़ा है वो क्या आपको याद हुआ। जबकि आप एमसीक्यू सोल्व करते हो तो वहां पर आपको एक कोर एरिया का पता चलता है, आपको एग्जाम के ट्रेंड का पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछले किस टॉपिक्स में से पहले कैसा प्रश्न बना था, अब उस टॉपिक्स में से किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो आपकी डायनामिक थिंकिंग डेवलप होती है जिससे आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हो। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि जो आरपीएससी ट्रेंड के अनुसार कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे। उससे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करें उससे पहले हम यहाँ पर पीवाईक्यू का थोड़ा ट्रेंड देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद, रेदास, दादू और रामानुज। अब इसी टॉपिक से हम देखते हैं कि आरपीएससी ने किस प्रकार से, जहां पर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसी आधार पर आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अब आरपीएससी भी यूपीएससी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन थे उनको छोड़कर अब थोड़ा एनालिटिक क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। जो पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे वो अब ना पूछकर एनालिटिक क्वेश्चन की तरफ ज्यादा आरपीएससी सोच रहा है। इसी टॉपिक से उसी क्वेश्चन को सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 में कैसे पूछा गया आप देख सकते हैं। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादातर बुक्स में आप संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे ये आपको मिल जाता है, लेकिन रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है। इसको अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, आपने कंटेंट को बार बार रिवीजन किया है, तब ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। राजस्थान ज्योग्राफी, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पेलियोजोइक और सिनोजोइक काल में। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड ग्रेड 2024 में किस प्रकार से पूछा गया, आरपीएससी ने किस प्रकार अपना ट्रेंड चेंज किया, आप देख सकते हो कि अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? ऑप्शन ए, यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। ऑप्शन बी, इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। अब किस प्रकार से, अब अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत किया है, चीजों को बार बार रिवीजन किया है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन की ये रॉकी पर्वत से, इसकी तुलना रॉकी पर्वत से नहीं की क्योंकि रॉकी पर्वत मेसोजोइक काल का है। इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से की गई है। ठीक है।
अब चलते हैं हम आगे और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। और मैंने यहाँ पर आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की बात करूं या खासतौर से आरपीएससी के पिछले 10 सालों के पेपर्स को मैंने 10 सालों के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस किया है। उस आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल से आरपीएससी जो टेलीकॉम वैकेंसी 2024 का एग्जाम हुआ था, जो 2025 में इसका एग्जाम हुआ है, उससे यहाँ से राजस्थान भूगोल से उस एग्जाम में लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ देख सकते हो भौतिक प्रदेश, जलवायु एवं मानसून तंत्र, अपोहा तंत्र, जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण, सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं, प्रमुख खनिज संसाधन, उद्योग एवं हस्तशिल्प, जनगणना 2011, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद राजस्थान इतिहास की बात करें तो राजस्थान इतिहास से लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। और प्रमुख जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात करें तो प्रमुख सभ्यता है, प्रमुख राजवंश, राजवंशों में आपको ज्यादातर जो जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो गुहिल सिसोदिया राजवंश, चौहान राजवंश, कछवाहा राजवंश, मारवाड़ का राठौर राजवंश और जाट राजवंश। इसके बाद सामंत प्रथा, मध्यकालीन भारत, 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान व जनजाति आंदोलन, अंग्रेजी शासन, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, राजस्थान में प्रमुख संगठनों की स्थापना, महिलाओं की भूमिका राजस्थान में, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान। इसके बाद राजस्थान कला एवं संस्कृति की बात करें, कला और संस्कृति पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अगर हम आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ टेलीकॉम, जो उसकी बात करें तो आरपीएससी एसआई टेलीकॉम में कला एवं संस्कृति से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो राजस्थान की स्थापत्य कला, प्रमुख किले दुर्ग, प्रमुख मंदिर एवं महल, प्रमुख छतरियां बावड़िया कुंड तालाब, प्रमुख हवेलियां मकबरे, प्रमुख चित्र एवं चित्रशैलियां, प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियां, प्रमुख मेले और त्योहार, प्रमुख लोक नृत्य लोक नाट्य, प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। इसके अलावा राजस्थान की हस्तकलाएं और प्रमुख साहित्य और साहित्यकारों के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की तो राजस्थान राज्य व्यवस्था बहुत मायने रखता है एग्जाम में। यहाँ से हर एग्जाम में आरपीएससी लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और अगर हम पिछले आरपीएससी टेलीकॉम एसआई की बात करें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से लगभग 5 से क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो टॉपिक की बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, राज्य महाधिवक्ता, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, विधान समितियां, राज्य वित्त आयोग, राजस्थान प्रमुख आयोग, लोकायुक्त एवं महालेखाकार, नागरिक अधिकार पत्र, सार्वजनिक नीति, प्रमुख अनुच्छेद, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानून जो नए ऐड किए गए हैं ये भी आपको पढ़ने हैं। और इसके साथ बीएनएस और बीएनएस की जो नई धाराएं जोड़ी गई है अभी 2025 के सिलेबस में, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान अर्थव्यवस्था में लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और प्रति व्यक्ति आय गणना, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का बजट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको राजस्थान अर्थव्यवस्था में से देखने मिलेंगे तो वो आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट से ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अदर टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। प्राचीन भारत की तरफ बात कर लेते हैं हम। अब क्या करते हैं कि ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो जो इंडियन जीके जीएस है वो वहां पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। उनको लगता है कि राजस्थान जीके जीएस का ज्यादा वेटेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग आप ये मान के चलिए कि 40 ट्यूशन के आसपास, 40 या आंकड़ा इससे ज्यादा ही हो सकता है। वो इतनी संख्या में राजस्थान जीके के अलावा आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। मतलब 40 क्वेश्चन आपको जहां राजस्थान जीके जीएस के मिलते हैं तो वही 40 क्वेश्चन ही लगभग आपको इंडिया जीके जीएस के देखने को मिलते हैं, बाकी अदर्स या करंट अफेयर से होते हैं। अब राजस्थान की बात हो चुकी है। इसके बाद भारत के जीके जीएस की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपको प्राचीन भारत और आधुनिक भारत पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मध्यकालीन भारत में से इतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। प्राचीन भारत के मुख्य टॉपिक्स की बात करें तो सभ्यता है, जिसमें वर्तमान स्थल, उत्खनन और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, समाज संस्कृति, मौर्य काल की प्रमुख लेख, व्यवस्था, कला, संस्कृति। संगम साहित्य आपको पढ़ना है। संगम साहित्य में कला, संस्कृति, चित्रलेखन, सिक्के, मुद्राएं। और गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था, सिक्के, चित्र, मुद्राएं। पूर्व मध्यकालीन शासक, कला, संस्कृति, मुद्राएं, सिक्के। इसके बाद प्राचीन साहित्य, लेखन, ऐतिहासिक स्रोत, स्थल, विदेशी यात्री।
मध्यकालीन भारत की बात करें तो यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सल्तनत काल, यहाँ से ही अगर कहीं से क्वेश्चन बनते हैं मध्यकालीन भारत में, तो सल्तनत काल के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, कला संस्कृति, सांस्कृतिक स्थापत्य, किला, मंदिर, मकबरे यहाँ से देखने को मिलते हैं। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में आपको बाबर और अकबर जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। कला संस्कृति, स्थापत्य, मुद्राएं, प्रमुख अभियान ये देखने हैं। इसके बाद आधुनिक भारत की बात करें तो यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं। आधुनिक भारत में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख संस्थाएं, संस्थापक, पुस्तकें, लेखक, संवैधानिक विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति, प्रमुख सेनानी, गांधी युग, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख संस्थाएं एवं संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद समेकन एवं पुनर्गठन। इसके बाद भारत की राज्य की बात करें। भारत की राज्य अगर आप पहले से राज्य व्यवस्था में या संविधान को अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपको और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। यहाँ से अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन और अच्छी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लगभग अगर हम बात करें जो एसआई टेलीकॉम वैकेंसी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भारत के राज्य व्यवस्था से लगभग 8-9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संवैधानिक एवं संसदीय समितियां, संसद, कार्य प्रणाली, उच्चतम न्यायालय, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, प्रमुख राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद, संवैधानिक विकास, संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला जो सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में से भी अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं और लगभग 7-8 क्वेश्चन भारत के भूगोल से देखने को मिलते हैं। मुख्यतः टॉपिक्स की बात करें तो भारत का अपवाह तंत्र, सहायक नदियां, जो क्रम और दिशा वाइज, आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते कि गंगा नदी की सहायक या यमुना की सहायक नदियों के बारे में बताओ, आपको दिशा के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे गंगा की बाईं तरफ बहने वाली नदियों का क्रम बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है। तो उद्गम नदियों का प्रवाह क्षेत्र, लंबाई। इसके बाद अगला टॉपिक कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां और पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रदूषण कारक, घटक, गैसें आदि, बांध, नदी घाटी परियोजनाएं, ऊर्जा उत्पादन क्षमता। ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक है खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, गैस आदि। उद्योग की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों से भी काफी अच्छी संख्या में प्रश्न देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यहाँ से आपको लगभग करंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो गर्त, महासागर, परिवहन, गलियारे, वैश्विक अपवाह तंत्र जिनमें झीलें वगैरह, खनिज एवं खनिज क्षेत्र, प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख उद्योगों को से भी अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं। विश्व के भौतिक प्रदेश, पर्वत, पठार, मरुस्थल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वन्य जीव एवं जैव विविधता। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय मौद्रिक नीति, सब्सिडी, मुद्रास्फीति, यहाँ से आपको करंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी, प्रमुख योजनाएं, सामाजिक वर्ग के लिए विशेष योजनाएं, भारत की आर्थिक समीक्षा और बजट, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था में ज्यादातर क्वेश्चन आपको करंट बेस ही देखने को मिलेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो अभिक्रियाएं, बल, गति, वेग, प्रमुख तत्व, नैनो टेक्नोलॉजी, रक्षा अनुसंधान, कवक, जीवाणु, कीटाणु, मानव शरीर, पोषक तत्व, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, ड्रोन, सैटेलाइट, मैसेजिंग सिस्टम वगैरह। इसके बाद अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि बेसिक हो, या फिर लेकिन आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर आपको करंट बेस्ड भी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते। समाज, धर्म सुधार, प्रमुख संत संप्रदायों की बात करें तो बौद्ध एवं जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म, निर्गुण भक्ति धारा व संत संप्रदाय। संत संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य नाथ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मीराबाई, संत रानीबाई, संत गौरीबाई। इसके बाद में निर्गुण भक्ति धारा की बात करें तो निर्गुण भक्ति धारा में राम स्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू पंथ, संत पीपा, संत धन्ना, संत रेदास, चरणदासी पंथ, संत माऊदी, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की भी आवश्यकता है। देखिए टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप जब टेस्ट जिस भी कोचिंग का टेस्ट लगाते हो तो वहां पर कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उनकी अप्रोच इतनी नहीं होती कि वो एकदम आरपीएससी जैसे ट्यूशन वहां पर पुटअप कर लिया, आरपीएससी जैसे आपको ट्रेंड वहां पर वो दे सके। ज्यादातर कोचिंग वालों का यही पहली प्रायोरिटी रहती है कि वो अपने कंटेंट से ज्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं ताकि आप उनकी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें, उनके कंटेंट को आप पढ़ें, उनको ऐसा लगे कि यार इनके कंटेंट से तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एग्जाम में भी शायद ऐसे क्वेश्चन ही आ जाए। तो
सबसे बढ़िया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 महीने में आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू एज ए टेस्ट के रूप में आपको सोल्व करने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों आप साथ में लेकर बैठ जाए और क्वेश्चन को पढ़े और आंसर को भी साथ में देख ले। आपको पीवाईक्यू को एज ए टेस्ट के रूप में ही लगाना है और फिर बाद में आपको आंसर भी एनालिसिस करना है, आपको टॉपिक देखना है, आपको ये भी देखना है कि जिस टॉपिक में से आरपीएससी ने 2021 या 22 में कैसा प्रश्न पूछा और वर्तमान में जो नया ट्रेंड है वहां पर नए ट्रेंड के अनुसार उस क्वेश्चन को कैसे उन्होंने फ्रेम किया है। ये सब चीजें आप समझ पाओगे, तब जाकर ही आप फाइनल सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर स्टॉप होता है। अगर आपका इसके अलावा कोई भी आपकी क्वारीज है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को देकर उसका आंसर देने का जरूर प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।